नमस्कार, विदर्भ न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मेलघाट विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। हमारे बीच मेलघाट विधानसभा की चुनाव की चर्चा को लेकर लोकमत के एडवोकेट श्यामकांत जी पांडे हमारे स्टूडियो धारनी विदर्भ न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। हम बात करते हैं एडवोकेट श्यामकांत पांडे से। श्यामकांत जी, एक बात बताइए कि मेलघाट विधानसभा चुनाव की लगभग तस्वीर साफ हो गई। जैसे कि महायुति से केवलराम काळे, महाविकास आघाड़ी से डॉक्टर हेमंत चिमोटे जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी के साथ प्रहार जनशक्ति संगठन के विधायक राजकुमार पटेल जो पिछले टर्म में विधायक भी रह चुके हैं मेलघाट के, वो भी आज अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इनके अलावा अपक्ष उम्मीदवारों की भी हमें बार बार खबरें मिल रही है कि रमेश टोटे जो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, प्रभुदास भिलांगेकर जी नामांकन दाखिल करने वाले हैं, मन्ना दारशिंपे भी अपक्ष के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त की जो चुनाव है, जैसे तीन लोग जो है प्रहार, महायुति और महाविकास आघाड़ी, ये तीन उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो 3 से 4 लोग अपक्ष के तौर पर मेलघाट के विधानसभा के चुनाव में उतरने वाले हैं। तो ऐसे में जो 2,99,940 जो मतदाता है मेलघाट के, तो ऐसे में अगर अपक्ष उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर दर्शाते हैं तो मेलघाट विधानसभा के चुनाव किस तरीके का मोड़ लेंगे, आपको क्या लगता है? नमस्ते शकील जी, विदर्भ न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है शकील जी कि मेलघाट जो विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरे महाराष्ट्र के राज्य भर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तारित क्षेत्र वाला मतदार संघ है। और अभी तक राजकारण जो मेलघाट का हम देखते आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है जो इस बार हम उम्मीदवारों को देख रहे हैं। महायुति से माजी आमदार केवलराम जी काळे, जिन्होंने 2009 में मेलघाट का प्रतिनिधित्व किया, वो मैदान में आए हैं। कल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन दर्ज किया। साथ ही कल ही जो हमारे देश के सबसे बड़े पक्ष, सबसे पुराने पक्ष ऐसे महाआघाड़ी की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर चिमोटे जी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। ये दोनों जो पक्ष है, ये राष्ट्रीय पक्ष है और इनका अपना अस्तित्व है, इनके अपने वोट बैंक है। आज ऐसे हमारे राजकुमार जी पटेल जो आमदार है, जो नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं, इनका जो कई सालों से मेलघाट में प्रभुत्व था और आज भी है, तो उनका जो दोनों के बीच में, जो राष्ट्रीय पक्ष के बीच में अगर राजकुमार पटेल आ रहे हैं तो साधारणतः अभी तक चित्र ऐसा देखा जा रहा है कि तिरंगी लड़त होने की संभावना निश्चित है। इसके अलावा जैसा कि समझ में आ रहा है कि माजी आमदार प्रभुदास जी भिलांगेकर जो भारतीय जनता पक्ष से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज बताए जा रहे हैं, और उनका नाराजी इसमें भी दर्शित होता है कि कल जो कार्यक्रम हुआ इतना भव्य दिव्य, उसमें उनकी अनुपस्थिति, आज हो सकता है उनका नामांकन आए अपक्ष के बतौर अपक्ष, तो इसमें कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं होना जाएगा। और जो अपक्ष के दो नाम आ रहे हैं, रमेश जी टोटे, जिन्होंने प्रहार के कार्यकर्ता के रूप में अभी तक भूमिका निभाई, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य में सक्रिय रहे, और आदिवासी संगठन के जो महाराष्ट्र जन क्रांति सेना के संस्थापक मन्ना जी दारशिंपे, जिन्होंने पिछले लोकसभा में मेलघाट में प्रचार कर कांग्रेस को एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा किया, अगर ये भी मैदान में उतरते हैं तो चित्र ऐसा हो सकता है कि तिरंगी के अलावा पंचरंगी भी देखने को मिले। क्योंकि अगर हम एक निष्पक्ष अगर विश्लेषण करने जाए तो रमेश जी टोटे जो है, उनका भी अपना एक अस्तित्व है। मन्ना दारशिंपे जी पिछले 5 साल पहले भी उन्होंने चुनाव में लड़े थे मेलघाट मतदार संघ से, और उन्होंने उस समय जब उनका बहुत छोटा कार्यकाल था, बहुत कम समय में उन्होंने लगभग 5,000 के ऊपर मत प्राप्त किए थे। आज उनका 5 साल का कार्यकाल और उनका जो मेलघाट में एक अस्तित्व जो उनका निर्माण हुआ है, अगर ऐसी समय में वो मैदान में उतरते हैं और खड़े रहते हैं, जो कि स्पष्ट अभी 4 तारीख को चित्र स्पष्ट होगा
4 तारीख के बाद में कौन कौन मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी जो तिरंगी लड़त तो स्पष्ट नजर आ रही है। दो बड़े पक्ष महायुति और महाअघाड़ी तथा तीसरे जो पक्ष है निर्दलीय जो है उसमें मन्ना जी और रमेश जी का नाम सामने आ ही रहा है। ऐसे इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो होगा बहुत ही जानदार और शानदार होगा, जो मेलघाट का एक राजकारण हम सबके सामने उदाहरण पेश करेगा, मुझे लगता है। दर्शकों को हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारे बीच लोकमत के वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट श्यामकांत जी पांडे हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, लेकिन हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार जिनको मेलघाट के अंदर पत्रकारिता का एक लंबा तजुर्बा है, रवि नवलाखे जो तरुण भारत और प्रतिदिन अखबार के प्रतिनिधि भी है, यहाँ के पत्रकार है, तो हम उनको भी हमारे साथ चर्चा में शामिल करते हैं। आपका स्वागत है रवि जी। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेलघाट विधानसभा के चुनाव अभी जल्द उसका प्रचार प्रसार शुरू होने वाला है और 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेलघाट की जो जनता है, ये इसका भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, मेलघाट की जो जनता है वो किस तरीके का अपना प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार को चुनेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये इलेक्शन तो आज हो रहा है, लेकिन इसका हमारे लोकतंत्र का इतिहास, खास तौर से मेलघाट का इतिहास बहुत लंबा है और पूरे अपने जो अमरावती जिला है इससे पूरा अलग है। थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति से हमारा एरिया प्रभावित होता है। हमारे मतदाता जो आदिवासी के सामान्य मतदाता है जो उससे प्रभावित होता है। भाषा का भी फर्क है, इसलिए अगर मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बताऊं तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। यहाँ पे 40 साल तक के कांग्रेस का एक क्षेत्र राज था। पंजे की सीट टिकट किसी को भी दे कांग्रेस की तरफ से तो वो चुनाव जीत कर आता था। एक बार तो स्वर्गीय दयाराम पटेल जी मंत्री थे, तब उनके देहांत के बाद में जब उपचुनाव लगा तो किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा। ये पहली घटना थी महाराष्ट्र के लोकतंत्र के इतिहास में। तो उस समय रामू पटेल जी जो थे वो अनअपोज होकर एमएलए बन गए थे, उसके बाद वो मंत्री भी बने। लेकिन जैसे 40 साल का जो लोगों ने प्रतिनिधि को देखा या हमारे आमदार को देखा तो उसके मान से लोग नाराज थे। उस समय पर हमारे अमरावती की राजनीति में सुदाम काका देशमुख का आगमन हुआ। वो बिल्कुल फकीर टाइप के आदमी थे, धारनी में आते थे, एसटी से आते जाते थे, उन्होंने कोई ऐसा रचनात्मक काम नहीं किया था, लेकिन लोगों से निरंतर जुड़े हुए थे, हमेशा लोगों की आवाज उठाते थे। उनके साथ 5 लोग क्यों ना हो वो जाकर मोर्चा निकालते थे, चिल्लाते थे जोर जोर से और आदिवासी को भी बोलते थे, दूसरों को भी बोलते थे। तो जब वो लोकसभा में खड़े हुए तो मुझे याद है कि मैं भी उस समय पर राजनीति में था, ये भी काम करता था, तो अपने पैसे खर्च करके लोगों ने उसका काम किया। यहाँ तक कि बीजेपी वाले, दूसरी जनता पार्टी थी तब, वो वाले सभी लोगों ने एक तरफा उनका काम किया और उनको यहाँ पर जीत के लाया। तो पहली बार मेलघाट में ये महसूस हुआ कि कांग्रेस को भी कोई टक्कर दे सकता है सिर्फ जनता के भरोसे। और उन्होंने यहाँ से बराबरी के वोट लिए, लीड नहीं था उनको, लेकिन बराबरी के वोट लिए और जिले से उनको बहुत वोट मिले और वो जीत कर आए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो व्यक्ति काम करता है, लोगों के काम करता है, लोगों के सुख दुख में जाता है, तो वो व्यक्ति पार्टी से ऊपर लोग उसको समझते हैं। और वही हालत आज है कि आज भले ऐसा लगता है कि हमको जो केवल जी काळे है ये सबसे आगे है दौड़ में अभी की, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जो आदमी हमेशा अवेलेबल होता है पब्लिक को और जो उसके काम करता है, हमारी आदिवासी जनता फिर उसका पक्ष नहीं देखती, उसके नाम से चुनाव में जाती है और अपना मन बना के उसको मतदान करती है। उसका ही फायदा हमारे जो नवनीत राणा जी थी, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की तरफ से खड़ी थी, उसको भरघोष वोट मिला है। सबको पता है कि भाई उन्होंने लगभग 80% वोट के 60% के ऊपर खाया है और 72 से 75% तक के वोट हुआ है यहाँ पे। कितना कोई भी जिले में, अपने अमरावती जिले में कहीं भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि लोकतंत्र में पूरी आस्था हमारे आदिवासी की है और वो ये नहीं देखती कि अमरावती का रहने वाला है, धारनी का रहने वाला है, चिकलदरा का रहने वाला। यहाँ पे दोनों जगह से लोग जीते हैं। चिकलदरा का भी 1 बार 2 बार आमदार रहे, तुरु काळे जी रहे, केवलराम काळे जी रहे, धारनी के हमेशा ज्यादा रहे। उसके भी पहले अगर आप देखेंगे इतिहास में 60 के पहले, तो जब महाराष्ट्र अस्तित्व में आने का था उस समय पर भामराज जी खंडेलवाल ये परतवाड़ा में रहने वाले
हमारे धार्मिक से लीड लेके जीते हैं। तो जनता यहाँ जो है होती है, यहाँ की जो जनता सोचती है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से सोचती है कि जो लोग उनके काम करते हैं वो हमारे हैं। चाहे सुदाम काका हो, चाहे राजकुमार पटेल हो, चाहे केवलराम कारे हो, चाहे मामरा खंडेलवाल हो, ये सबको उनका साथ मिला है। नवनीत राणा को भी उनका साथ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अभी पक्ष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है राजकुमार और नवनीत राणा के बीच की लड़ाई है। शंकर जी, अभी रवि नवलाखी जी ने जो बात कही कि मेलघाट में पक्ष की लड़ाई नहीं है, चेहरों की लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? यहाँ पक्ष की लड़ाई है या फिर चेहरों की लड़ाई है? हाँ, रवि जी ने अभी जो बोला है कि यहाँ पर जो लोग सामान्य आदमी के काम में आता है वही यहाँ पर का प्रतिनिधित्व करेगा, उनके बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। लेकिन विधानसभा जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र कहलाता है। रवि जी ने जो बताया कि चिखलदरा और धारनी दो अलग अलग तालुके के लोगों ने अभी तक प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसमें क्या हुआ है कि जो बड़े पक्ष जो थे उन्होंने तीन पक्षों का अलाइनमेंट बना हुआ है और तीनों पक्ष अपना जोर पूरा लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो महायुति के उम्मीदवार केवलराम जी हो या फिर महाआघाड़ी के डॉक्टर चिमोटी जी हो। इन दोनों पक्षों के बीच में राजकुमार जी पटेल जो आज यहाँ पर उम्मीदवारी भरने जा रहे हैं, उनका आना सही मानों में जो एक दूसरे के खिलाफ जो अभी हम बोलते थे कि दोहरी लड़त होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन राजकुमार जी ने फिर से जो प्रहार का झंडा उठाया है और आज जो यहाँ पर चुनाव में वो प्रवेश करेंगे तो तिरंगी लड़त तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो खेल बिगाड़ने के लिए कुछ अपक्ष लोग भी जो उतरे हैं, ये भी पता नहीं किस किस का खेल कौन कौन बिगाड़ेगा, इसका अनुमान हम अभी नहीं लगा सकते। 4 तारीख के बाद भी सब स्थिति स्पष्ट होगी और 20 तारीख तक चित्र क्लियर हो जाएगा। जहां तक मुझे भी ऐसा लगता है कि मेलघाट की जो जनता है उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती है, वो बहुत बड़े अपेक्षा लेके नहीं रहते, उनको बड़े बड़े दिखाए थे सपना। जैसा कि हम पिछले बार भी जानते हैं कि पिछले बार जब एक अच्छे प्रशासकीय अधिकारी ने यहाँ पर नामांकन भारतीय जनता तरफ से दाखिल किया था, उनके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर दूध डेयरी और पता नहीं क्या क्या स्वप्न दिखाया था, लेकिन उन सपनों के पीछे नहीं गए और राजकुमार जी पटेल को चुन के दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रवि जी की बात में बहुत सारी जो अंदर उनका जो बोलने का जो है वो उद्देश्य वो बिल्कुल सही हो सकता है और राजकुमार जी का जो खुद का अपना परिचय है ये भी अपना काम करेगा। ऐसा मुझे भी लगता है कि रवि जी के बात में आखिरी समय तक कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। रवि जी और शंकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मेलघाट जो समस्याओं का माहेरघर कहा जाता है, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षण, उसके बाद में रोजगार की एक समस्या, विकट समस्या है यहाँ पर। और उसके अलावा टाइगर विभाग के अंतर्गत जंगलों में रहने वाले जो निवास कर रहे हैं ग्रामीण, उनको रास्ते नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, बिजली की समस्या भी उन पर बनी हुई है, रास्तों की समस्या। कुछ गांव अब तक की आजादी के बाद जब तक अंधेरे में है। तो यहाँ पर चुनाव होते हैं हर 5 साल में प्रतिनिधि चुनकर भी आता है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो जैसी की तैसी। तो आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि समस्या का हल निकालने वाला ऐसा कौन सा प्रतिनिधि मेलघाट के विधानसभा में आएगा और इन समस्याओं पर मात करेगा, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बोला रोजगार की समस्या, बिजली की समस्या, ये बात सही है कि मेलघाट में कई गांव में बिजली अभी तक पहुंची नहीं है और उसका समाधान करने के लिए मेरे हिसाब से ऐसा, जैसे केवलराम जी काले ने कल भी बोला उनके सभा के दौरान कि वही बिजली की समस्या जो थी 132 के लिए मैंने प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हुआ के समय में उन्होंने लाया, सब कुछ कोशिश की, लेकिन जब तक के केंद्र में और राज्य में दोनों में एक सरकार नहीं होती, या फिर जैसा अभी राजकुमार जी ने प्रतिनिधि किया अभी तक 5 साल तक के, और उन्होंने भी रास्ते के लिए, विशेषकर टाइगर प्रोजेक्ट के रास्ते में बिजली के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए थे उनके महायुति के लोग और जो शासन में बार बार परिवर्तन हुआ,
तो मेलघाट की समस्या की तरफ वरिष्ठों ने ये तो केंद्र ने दोनों दोनों में थे ना, महायुति में भी थे और महाआघाड़ी में भी थे, तो दोनों की बराबर की जिम्मेदारी थी वो समस्या की। नहीं ये वैसा नहीं कैसा? है। देखिए रवि जी, मेरा ऐसा बोलना है कि जी। जैसा राजकुमार जी पटेल जब आमदार थे, अभी भी है समझो, अभी तक के, उस समय में उनके जो वरिष्ठ लोग जो है, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, भाजपा के सरकार में जो वरिष्ठ में देवेंद्र जी और गडकरी जी से जो राजकुमार जी का अंतर्गत रूप से जो संबंध अच्छे बुरे थे, उस कारण से जो रास्ते वाला जो समस्या था, जिसका निराकरण करना बहुत आवश्यक था। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ से कोलकाता तक के हम अच्छे से बड़े रोड पर जाते हैं और बीच में पता नहीं क्या घटना हुई और कोलकाता के बाद में 10-20 किलोमीटर का रास्ता जो है छोटा हो गया। तो वो जो रास्ते का समस्या था, वो अगर जैसा नीचे जो बैठेगा और दोनों ऊपर साथ में रहेगा, जब तक ये दोनों गाड़ी ये रेल की जो पटरी अगर साथ में नहीं चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि बिजली की भी समस्या बोलो या नहीं, रास्ते की समस्या मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसने पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। मतलब हमको ये पता चलना चाहिए जनता को कि भाई इन्होंने 4 लेन के लिए क्या किया और मैडम ने क्या किया वहां पर रेलवे जब गई तब, ये तो बताना चाहिए ना लोगों को। लोगों का अधिकार है, जब हमने 80% वोट उनको दिया यहाँ का, तो उनका काम था कि भाई रेलवे में मैंने क्या क्या किया ये बताने का। नहीं सर, कल जो उनकी सभा हुई है, नवनीत जी राणा ने सभा को संबोधित किया नामांकन भरने के बाद में, उन्होंने ये बोला था कि जब रास्ते के लिए मैं दिल्ली में लड़ रही थी कि मेलघाट में जो बड़ी लाइन है, छोटी लाइन जो थी अपने एयरपोर्ट से दुकेतर जाने वाली लाइन, वो लाइन मेलघाट से ही होकर जाना चाहिए, इसके लिए मैं ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन उसी दरम्यान में हमारे जो नीचे के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने उनको उद्धव जी ठाकरे को मिलकर और उसको हरी झंडी दी, ऐसा उनका आरोप था कि उन्होंने वहां हरी झंडी दी और इसलिए ये रास्ता बना गया था। क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं सही, उद्धव जी ने की तरफ वो पर्यावरण मंत्रालय था, आदित्य जी की तरफ था, उन्होंने ये रोका, जो टर्न किया मेलघाट से बाहर ले जाने का, उसको कई कारण हो सकते हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पर हम चाहते हैं, सोचते हैं, जो पर्यावरण का जो है वर्ल्ड ये वार्मिंग शुरू है अभी, उसके हिसाब से तो बराबर है, लेकिन उसकी पर्यायी व्यवस्था देने का इनका काम था ना राज्य सरकार का। जब वो रेल उधर से डाइवर्ट, 1 मिनट, उधर से जब डाइवर्ट की रेल, तो इधर के जो 40 गांव उसके बीच में आ रहे थे, वो लोगों की पर्यावरण इसकी संचार व्यवस्था क्या कर दिया सरकार ने? क्या एसटी चलाई, क्या आकोट से धार्मिक मार्ग बनाया, या रस्ते की पुलिया बनाई, उल्टा, और जो गाड़ियां शुरू थी एसटी वो भी बंद हो गई। तो इसमें तो लोग खिलाफ जाएंगे ना, लोग पब्लिक। नहीं ये बात सही, आपका ये बोलना सही है रवि जी की, राष्ट्र जो रेलवे के लिए जो लड़ाई थी, वहाँ हमारे प्रतिनिधि कहीं ना कहीं पड़े हैं। बिल्कुल। और इसको अब कैसा हो गया है कि पर्यावरण के नाम से अगर होगा, इसके बात ऐसी थी कि जब से 72 से अगर टाइगर रिजर्व बना है और अभी तक रेलवे चली, आज से 2-4-8 साल से पहले तक चली, तब तक कोई समस्या नहीं थी। और ना हमें ऐसा लगता है, आप सभी लोग अपने यहाँ पर किसी न किसी अखबार से काम करते हैं, हमने भी देखा कि ऐसी कोई घटना हमने आज तक सुनी नहीं कि उतनी बड़ी लाइन में कोई ऐसा धोखा आज तक हुआ। तो उसी को कोई जानवर का अपघात नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा करना है कि जब उसको जो अगर आप डाइवर्शन करके बाहर से लेके जा रहे हो, जितना पैसा उधर लगता था उससे कम पैसे में अगर इसी को हम ब्रॉडगेज बना के बड़ी लाइन बनाते, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेलघाट वाले आज रेलवे से वंचित नहीं होते। आज मेलघाट वाले रेलवे जो उनका मेलघाट का एक सपना था, दुर्घाट रेलवे टाप का, यहाँ पर जो उनके जनप्रतिनिधि की अक्षमता और उनकी जो निष्क्रियता, वही कारणीभूत होंगे ऐसा मुझे लगता है। मुझे कैसा लगता है, ये विषय पे ये सबसे ज्वलंत विषय है और लोगों से निगड़ित है। लोगों को बिल्कुल उसके ऊपर सोचना ही है, लोग उस पर सोच के लोग मतदान भी करते हैं। जब जंगल पूरे मेलघाट पूरे महाराष्ट्र में जो जंगल है, वो सिर्फ मेलघाट और गढ़चिरौली, ये 2 ही ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो विश्व स्तर से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, उसके अपोज में जितना जंगल चाहिए उतना सिर्फ 2 ही जिले में जंगल है। तो फिर जंगल को बचाने की जिम्मेदारी हमारी क्यों अकेले की? बाकी जगह जंगल क्यों नहीं बचा सकते? हर जगह रोड निकल रहे, हर जगह बड़ी लाइन जा रही, मीटर की ब्रॉड गेज जा रही है। अभी सैंक्शन हुआ, कल के पेपर में था, बैतूल से एक रोड जो सातपुरा टाइगर में से गया हुआ है, उसको 4 लेन के लिए सैंक्शन किया, नितिन जी ने किया। फिर हमारा ये जो 4 लेन का रास्ता है धारनी से पतौड़ा, ये इसमें देना चाहिए तुमने, बड़े रोड के लिए जो केंद्र की तरफ रहता, हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, इसको तुमने जिला रोड बना के रखा, स्टेट हाईवे बना के रखा, उसकी वजह से उसका रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा, वो रुंदी नहीं हो रही उसकी। ये तो बनाना पड़ेगा। जैसे आकोट का भी रास्ता बंद है, टाइगर के लिए, भरतवाड़ा का भी बंद है, तो फिर हमने तो बरहमपुर जाना है ना।
फिर एमपी में दे दीजिए पूरा हमारा धार्मिक, जाने दीजिए हमको, जंगल भी बचेगा और आग की तकलीफ भी कम हो जाएगी, जानवर भी बचेंगे। इस विषय में रवि जी शायद आपको भी पता होगा कि बहुत से लोगों ने ऐसा प्रयास किया था कि जो घाट का जो एरिया है, समझो अपने धारनी से लेकर सेमाडो तक के और ढाकना तरफ का जो नीचे का पट्टा है, तो हम लोगों की ऐसी एक मांग थी बीच में कि हमको मध्य प्रदेश से जोड़ा जाए, बिल्कुल, ताकि हमको किसी प्रकार की दिक्कत न आए। लेकिन उस मांग के लिए भी यहाँ के फिर जनप्रतिनिधि कम पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका भी एक ऐसा फिर लगता है पार्टी स्पिरिट आ जाती है लोगों को कि हमारी पार्टी नहीं बोल रही, वो बोलता हमारी पार्टी नहीं बोल रही। लोगों की समस्या को, उसका उद्देश्य मैं भी था उसमें समर्थक कि धार्मिक को हमारे एमपी में जोड़ना चाहिए मध्य प्रदेश में। जब लाइन हमारे वहां से आ रही है, हमारे यहाँ अगर फूलों का हार चाहिए किसी नेता का स्वागत करने के लिए हमको बरहानपुर और खंडवा से बुलाना पड़ता है, तो फिर हम तो इतने लाचार है, पूरे डिपेंड हम उस पर है। हमारे यहाँ का टावर नहीं मिलता, लेकिन एमपी का टावर डेढ़ तले का टावर कलम खैर में कैच करता है, तो फिर हमको सुविधा सब उधर से मिल रही। बसें जितनी बरहानपुर और खंडवा से नहीं है, उससे बहुत सी कम हमारे अमरावती से, तो रास्ते ही बंद है तो जाना ही चाहिए। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि महाराष्ट्र एक महान देश, महान राष्ट्र है। पूरे भारत में राष्ट्र करके कोई भी प्रदेश नहीं है, सब कोई मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कोई बिहार है, खंड है, ऐसा नाम है, लेकिन राष्ट्र करके कोई भी नहीं है। हम महाराष्ट्र के ही प्रेमी है, महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो हमको सरकार ने मुहैया करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। तो हमारे प्रतिनिधि ने वो बोलना चाहिए और वो सुविधा हमको अवेलेबल करना चाहिए। अब इस प्रकार के प्रतिनिधि को लाना एक तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर कहलाएंगे रवि जी, क्योंकि सबसे सरल उपाय यही है जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाए। ये समस्या का सबसे अच्छा हल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में तो क्या हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा तालुका नहीं होगा जो जिले से 145 किलोमीटर दूर। बराबर। उसमें अगर हम 80-90 किलोमीटर के हम अचलपुर की भी बात करते हैं, अगर भविष्य में जिला बनता है तो भी हम 80-85 किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन उतना हमको सुविधाजनक अचलपुर नहीं होगा जितना हमें बरहानपुर या खंडवा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो जनप्रतिनिधि है, मैं इस विदर्भ न्यूज के माध्यम से उनको आह्वान करूंगा कि वे रास्ता और बिजली की समस्या के लिए मेलघाट का जो क्षेत्र है, जो नीचे हम सेमाडो तक के और भाटना तक के बोल रहे हैं हम, सपाट एरिया, जो पहले भी विदर्भ में था, हमारा विदर्भ प्रांत जब कहलाता था सीपीएन बिहार में, और नागपुर राजधानी थी, तो उसी प्रकार अगर थोड़ा दिल बड़ा करके जो प्रतिनिधि चुन के आएगा, अगर वो मेलघाट के जो इतना एरिया है जो लगभग 100 से 125 गाँव इसमें शामिल है, उनको अगर हम मध्य प्रदेश से जोड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्या का हल आराम से। एक समस्या जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ, स्थलांतर की जो समस्या है, हमारे यहाँ सब लोग चिल्लाते हैं सबसे बड़ी स्थलांतर है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा ये मत है, अपना व्यक्तिगत मत ये है कि वो जो आदिवासी को स्थलांतर की समस्या है, उसने रोजगार की समस्या अपनी खुद हल कर ली है। सरकार के मुंह देखते हुए नहीं रहते, वो बराबर अपने होली हुई की चले जाते हैं, दिवाली होने के पहले यहाँ आ जाते हैं, तो बाहर यहाँ से ज्यादा मजदूरी उनको मिलती है और इसीलिए हो जाते हैं। कुछ दुष्परिणाम जरूर है उसके, कुछ अलग घटनाएं होती है, लेकिन रोजगार की भी व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं। लेकिन कम से कम संचार की व्यवस्था होना चाहिए। आज पूना से धारनी गाड़ी में जाओ, 4 बसेस चालू है प्राइवेट की, लेकिन हमारे एसटी को अभी तक की पता ही नहीं है कि धारनी से पूना का ट्रांजेक्शन कितना है, जबकि मजदूरों का जाना आना ज्यादा है 100%। तो 2-2 हजार तक के टिकट लोग देते हैं, जबकि अगर एसटी यहाँ से चलती है तो 800 और 900 में हमारे टिकट के हिसाब से वो लोग पहुंच सकते हैं। तो ये काम सरकार में बैठे प्रतिनिधियों का कि वो देखे कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ चलता है करके। ज्यादा बरहानपुर और खंडवा चलता है, 2 ही बस जाती है, बरहानपुर टाइम और एक नागपुर टाइम। क्यों भाई ऐसा? फिर तुम जब एसटी का जब यहाँ पर डेपो है भरतवाड़ा में, तो वो डेपो वाले ये क्यों नहीं चेक करते कि भाई कहाँ का ट्रैफिक ज्यादा है? वहां से एक भुसावल से गाड़ी आती है हमारे धारनी के लिए, वो गाड़ी में कभी भी बगैर टिकट कभी नहीं होती। मेरे रिश्तेदार है उधर बरहानपुर में, कावेर में हम जाते हैं तो कभी वो बोलते नहीं कि भैया आधी टिकट में चलो या मैं टिकट नहीं देता आपको। और हमारे भरतवाड़ा से धारनी पूरी एसटी बस आ जाती है, तो फिर वो एसटी वाले कहाँ से गाड़ी चलाएंगे? हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार एक हाथ बढ़ाती है तो हमने भी हाथ बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमने भी टिकट मांगना चाहिए। ये मेरा आदिवासियों से, हमारे यहाँ के प्रवासियों से आह्वान है, यात्रियों से, कि आप जब भी बैठो तो टिकट मांगो उससे, ताकि गाड़ी दूसरी भी गाड़ी चालू गाड़ियां बंद हो जाएगी आगे जाके। इस समस्या का हल जो है रवि जी, क्योंकि जैसे ही एसटी डिपो का निर्माण होगा, आप बोल रहे हैं जलगांव भी गाड़ी चालू हो जाएंगी, उसके बाद में पुणे भी चालू हो जाएंगी, इंदौर भी चालू हो जाएंगी, और आकोट शेगांव के लिए भी हो सकती है। और इस प्रकार इस बारे में कई बार हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि भाई मेलघाट में एसटी डिपो हो रहा है, एसटी डिपो हो रहा। अभी भी बीच में भूमि पूजन हुआ है नहीं हुआ, मुझे भी इस बात का निश्चित नहीं हुआ है,
जिसमें ऐसा बोला गया था कि भाई भूमि पूजन होगा करके। मतलब हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ की जो छोटी छोटी समस्या है जो हल हो जाती, हाँ। तो उससे बहुत बड़ी वही समस्या बोला। का हम निराकरण कर हाँ, सकते, फिर रोजगार भी हम निर्माण कर सकते, सभी कुछ कर सकते हैं। तो आने वाले जो जनप्रतिनिधि है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी नए नए जोश के साथ में डॉक्टर चिमोटी जी मैदान में उतरे हैं। 2 और उम्मीदवार आने वाले हैं, रमेश जी तोटे और मन्ना और दर्शन में, जो दोनों ये तीनों भी युवा उम्मीदवार है। और जो प्रस्तावित है अभी जो महायुति महाअघाड़ी और आज प्रहार से आने वाले राजकुमार जी, ये इन तीनों से चारों से हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप इस समस्या की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारी बिजली की समस्या दूर हो, रास्ते की समस्या दूर हो और बसेस की नहीं, समस्या दूर हो। इसमें एक बात है कि जो अपक्ष आमदार यहाँ पर जो अपक्ष उम्मीदवार जो खड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, वो ऊपर तक के काम नहीं कर सकते। ये तो सबसे क्लियर है। सिर्फ ऊपर और नीचे दो ही पार्टी है, एक तो भाजपा है और दूसरी कांग्रेस है। और अगर मन्ना सिंह में भी अगर अपक्ष आ जाते हैं चुन के, तो वो भी किसी न किसी के पाले में जाके बैठेंगे। रमेश तोटे जी आते हैं तो वो भी बच्चू कडू जी की तरफ जाके बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से तो 2 चेहरे तो है ही है, 3 चेहरे हैं, लेकिन पार्टियां 2 ही है कि जिसके ऊपर जनता विश्वास कर सकती है। मेरा सवाल रवि जी आपसे भी है, श्यामकांत जी, एडवोकेट श्यामकांत जी पांडे आपसे भी है। मेलघाट के जो मतदाता है, ये मतदाता किस तरीके का अपना मतदान करेंगे, वो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, इस पर आपका क्या मानना है पांडे जी? मेलघाट का जो मतदाता है वो पहले जैसा अनाड़ी नहीं रह गया है, बहुत सुशिक्षित हो गया है, बहुत सोच समझ के अपना मत देता है। और विदर्भ न्यूज के माध्यम से मैं मतदाताओं से आह्वान करूंगा कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि को चुन के दे जो आपकी समस्या को ऊपर तक ले जाए और उस समस्या का समाधान करके आपको अच्छा जीवन जीने का एक विश्वास दिलाए। ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने चुनकर देना चाहिए। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से जनता को आह्वान। आपका क्या बोलना है रवि? नहीं, मेरा बोलना इनसे थोड़ा सा अलग है कि जो आम मतदाता हमारे यहाँ का है वो परिवर्तन देख रहा है कि अब तक की जो व्यवस्था थी, अब तक की जो प्रतिनिधि थे, उसमें कुछ ना कुछ उसको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। हमारी संस्कृति चाहे हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे दैनिक हमारा जीवन पद्धति हो, हम परिवर्तन करते ही आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बार लोग परिवर्तन के मूड में है। जैसा कि लोकसभा में हमने देखा कि परिवर्तन हो चुका। एक बार नवनीत राणा को चांस मिला, दूसरी बार बलवंत जी वानखेड़े को चांस मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन की लहर चल रही है और इसमें दोनों के बीच में मुकाबला है। तीसरे नंबर के लिए लड़ाई शायद कांग्रेस और मन्ना में हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद श्यामकांत जी पांडे, रवि जी नवलाखे। ये कि हमारी आज की चर्चा विदर्भ न्यूज के स्टूडियो में हमारे दोनों मेहमान उपस्थित हुए, जिनसे हम रूबरू आपको करवाए। अब आगे और इसी तरह विदर्भ न्यूज के माध्यम से मेलघाट की चर्चाओं का जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय मेलघाट।